नाम है लखविंदर मौर्य। आज हम बात करेंगे लोकवित्त की। सर्वप्रथम हम जानेंगे लोकवित्त का परिचय। लोकवित्त अथवा राज्य से तात्पर्य लोक निकायों अथवा लोक सत्ताओं जैसे कि केंद्रीय सरकार, प्रांतीय अथवा राज्य की सरकारों तथा स्थानीय निकायों जैसे कि नगरपालिकाओं तथा सार्वजनिक निगमों की वित्त व्यवस्था से है। ये सब संस्थाएं कुछ कार्य संपन्न करती हैं और उन कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ व्यय करने पड़ते हैं, जैसे मजदूरियों व वेतनों के भुगतान का व्यय तथा वस्तुओं की खरीद पर होने वाला व्यय। ये सब व्यय उन निधियों में से किए जाते हैं जो कर, फीस, वस्तुओं व सेवाओं तथा कर्जों की प्राप्ति द्वारा निर्मित की जाती हैं। लोक निकायों द्वारा किए जाने वाले व्यय साधनों से किए जाने वाले व्यय सरकारी व्यय, लोक निकायों को करों तथा अन्य साधनों से होने वाली आय सरकारी आय, और लोक निकायों द्वारा लिए जाने वाले ऋण सरकारी ऋण, ये सब लोक वित्त की कार्रवाइयाँ कही जाती हैं। और इनका संबंध चूंकि राजकोष अथवा सरकारी खजाने की कार्रवाइयों से होता है, अतः इन्हें राजकोषीय कार्रवाइयाँ भी कहा जाता है। इसी प्रकार राजकोषीय समस्याएं तथा नीतियां भी लोक वित्त की कार्रवाइयों में से संबंध रखने वाली समस्याएं तथा नीतियां भी होती हैं। अब हम बात करेंगे लोक वित्त अथवा राजस्व या राजकीय अर्थशास्त्र का अर्थ। अंग्रेजी भाषा का शब्द पब्लिक फाइनेंस भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक शब्द से तात्पर्य है सत्ताएं अथवा सरकार, तथा फाइनेंस शब्द का अर्थ है आय प्राप्त करना तथा व्यय करना। डॉक्टर डाल्टन पब्लिक शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को भी सम्मिलित करते हैं। उनके अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय में आकार, जनसंख्या तथा क्षेत्र की दृष्टि से अंतर होता है, परंतु यह अंतर मौलिक नहीं है। संक्षेप में लोक वित्त अथवा राजकीय अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो सरकारों, केंद्रीय अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो सरकारों, केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के आय, व्यय तथा उनके प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे लोक वित्त की परिभाषाओं के बारे में। तो लोक वित्त राजस्व की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब सर्वप्रथम बात करेंगे प्रोफेसर फिंडलेस राज के अनुसार। प्रोफेसर फिंडलेस राज ने बताया कि राजस्व एक ऐसे सिद्धांत का अध्ययन है जो कि सार्वजनिक सत्ताओं के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है। और दूसरे हमारे अर्थशास्त्री लुट्ज ने क्या कहा है कि लोक वित्त उन साधनों की सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जो राजकीय अथवा प्रशासन संबंधी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होता है। और वेस्टवेल के शब्दों में उन्होंने बताया है कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन राजस्व कहलाता है। अब बात करेंगे हम राजस्व की प्रकृति, लोकवित्त की प्रकृति। लोकवित्त की प्रकृति की बात करें तो हम कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि से राजस्व में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का संबंध विषय व्यक्तित्व एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर विलेहन ने राजस्व की विज्ञान मानने के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो प्रोफेसर विलेहन के अनुसार उन्होंने निम्नलिखित तत्व प्रस्तुत किए हैं। तो पहला उन्होंने बताया है कि राजस्व के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बताया है कि राजस्व का संबंध सदैव भारतीय ज्ञान एवं विशेष क्षेत्र से होता है, इसलिए इसे विज्ञान माना गया है। तीसरा उन्होंने तर्क दिया है कि राजस्व में सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है जो विज्ञान का गुण है। चौथा उन्होंने विलेहन राज ने तर्क दिया है कि राजस्व का अध्ययन राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र जैसे विज्ञानों से है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जा सकता है। विलेहन ने पांचवा तर्क दिया है कि राजस्व द्वारा
किसी भी प्रकार की वस्तु स्थिति के संबंध में निश्चित विवेचन करके इसके संबंध में पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्व एक कला के रूप में। तो कुछ अर्थशास्त्री उन्होंने बताया है कि राजस्व एक कला है। तो राजस्व विज्ञान ही नहीं अपितु कला भी है। कला का शाब्दिक अर्थ वस्तुओं को प्राप्त करके कला ढंग कला के अंतर्गत उन निकायों का समावेश होता है जिनके द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रोफेसर किंस ने बताया है, प्रोफेसर किंस के अनुसार कला दिए हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है। उपयुक्त दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि राजस्व एक कला है। उदाहरण के अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक आय के अंतर्गत लगाए जाते हैं, किंतु सार्वजनिक आय के अंतर्गत कर लगाए जाते हैं, किंतु कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें प्रगतिशील सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। अतः वित्त मंत्री को कर लगाते समय कला का अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार कर लगाते समय करदान क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय करते समय व्यय सिद्धांतों का अनुसरण भी राजस्व की कलात्मक पक्ष है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान के रूप में राजस्व संसाधनों की क्रमबद्ध संग्रह पद्धति को प्रस्तुत करता है तथा कला के रूप में राजस्व एकत्रित संसाधनों के क्रियान्वयन का चित्र प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में राजस्व एक विज्ञान और कला दोनों ही है। अब बात करेंगे हम राजस्व का क्षेत्र, राजस्व का विस्तार या क्षेत्र। तो राजस्व का विषय सरकारों की आय और व्यय का समायोजन है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने बताया है कि डाल्टन ने कहा है कि राजस्व के क्षेत्र के संबंध में ये कहा गया है कि राजस्व राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की सीमा पर स्थित है। इसका आशय यह है कि सरकार को राज्य का शासन चलाने के लिए एक और राजनीति शास्त्र में सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो प्रोफेसर फेंडलेस राज के अनुसार उन्होंने बताया है कि राजस्व के क्षेत्र में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने बताया है कि सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्त प्रशासन। अब हम बात करेंगे कि उसकी लोकवित्त की भूमिका की। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोकवित्त कहलाता है, जो सरकार की आय यानी रेवेन्यू तथा व्यय का आकलन करती है। अतः इसके द्वारा राज्य द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय को लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि लोकवित्त का महत्व क्या है। लोकवित्त का महत्व राज्यों की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रारंभ में सरकार के कार्य केवल बाह्य आक्रमण से सुरक्षा तथा न्याय तर्क ही सीमित थे। राज्य के कार्यों में वृद्धि के साथ लोकवित्त का क्षेत्र एवं महत्व भी बढ़ता जा रहा है। लोकवित्त कल्याणकारी राज्य के रूप में वह देश के लोगों की बीमारी, गरीबी, अशिक्षा की दूर करने के लिए साथ साथ नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपना नियंत्रण रखता है। स्थिति यह है कि आज राज्य मानव के समस्त आर्थिक क्षेत्रों उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण के प्रवेश में कर चुका है। अब बात करें सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें देश की केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकारों अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है।